हे गाइस, वेलकम टू देहरादून स्टडी पॉइंट। मैं हूं मोहित रावत। दोस्तों, यूके एसएससी और यूके पीएससी के सिलेबस के अनुसार अब से हम यहाँ पे टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। और टॉपिक वाइज स्टडी करने में जो आज का हमने टारगेट रखा है, यानी हम तो टॉपिक वाइज चलेंगे, तो टॉपिक वाइज स्टडी कंप्लीट करने के लिए हम टॉपिक वाइज टारगेट भी रखेंगे। तो आज के हमने 3 इंपॉर्टेंट टारगेट रखे हैं। पहला, गौतम बुद्ध के बारे में, यानी बौद्ध धर्म के बारे में। दूसरा, एक स्टैटिक जीके का लिया, यानी केरल राज्य दर्शन के बारे में। अक्सर क्या होता है कि जो आयोग होता है वो दक्षिण भारत से अधिकतर स्टैटिक जीके का पॉइंट उठाता है। तो इसी शुरुआत में हमने दक्षिण भारत के जो राज्य है वहां से शुरुआत करेंगे। जैसे आज की इस वीडियो हमने केरल राज्य ले लिया, अगली वीडियो में हम क्या लेंगे, जो अगला टॉपिक होगा वहां पे हम तमिलनाडु या फिर कोई और जो राज्य है वो डिस्कस करेंगे। तो केरल राज्य दर्शन की बात करेंगे, यहाँ पे क्या क्या देखेंगे, जैसे यहाँ का राजनीतिक परिदृश्य, यहाँ के सीएम हो गया, गवर्नर हो गया, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, है ना, यहाँ के लोकसभा सीटें कितनी है, राज्यसभा सीटें, विधानसभा सीटें। इसके अतिरिक्त यहाँ के इंपोर्टेंट डैम, अक्सर आपने देखा होगा कि इडुक्की डैम कई बार पूछ लिया जाता है, किस नदी पर है, कहाँ है, किस जिले में है, किस राज्य में है। ये क्वेश्चन कई बार बनता है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ के नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट त्योहार उत्सव वगैरह हो गया, इंपॉर्टेंट डांसेस हो गया। इसके अतिरिक्त यहाँ पे विविध, यानी जो इंपॉर्टेंट और भी फैक्ट हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है संविधान की प्रस्तावना, यानी संविधान की जो प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी यहाँ पे हम प्रस्तावना पे भी डिस्कस करेंगे। अब इन तीनों टॉपिक को शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत हम बौद्ध धर्म से करेंगे। अब बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म में क्वेश्चन जो बनते हैं वनडे एग्जाम में, तो वनडे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनते हैं कि गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, इनकी माता जी का नाम क्या था, पिताजी का नाम क्या था, है ना, इनके जो सारथी का नाम क्या था, घोड़े का नाम क्या था, इन्होंने गृह त्याग किया, गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चाहे गौतम बुद्ध के जो साहित्य वगैरह हो गया, इसकी बहुत संगतियां वगैरह होगी, उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे गौतम बुद्ध जी के जन्म से। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था 563 बीसी में। 563 बीसी में कहाँ पे जन्म हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, ग्राम लुम्बिनी, नेपाल में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 563 यानी 563 बीसी में, 563 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व में। कहाँ पे? लुम्बिनी ग्राम में। लुम्बिनी, लुम्बिनी, लुम्बिनी ग्राम। और लुम्बिनी ग्राम कहाँ पड़ता है? लुम्बिनी ग्राम पड़ता है नेपाल में। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनकी माताजी का नाम क्या था? माताजी का नाम था महामाया, और जो कहां से बिलोंग करती थी? कोलिया गणराज्य की राजकुमारी थी। कई बार क्वेश्चन बन गए हैं और आगे भी बन सकते हैं कि जो गौतम बुद्ध की माताजी थी उनका संबंध किस राजवंश से था। तो आपको ध्यान रखना है, जो गौतम बुद्ध की माताजी थी वो, उनका नाम महामाया था, और वो कोलिया गणराज्य की कन्या थी, यानी कोलिया गणराज्य की राजकुमारी थी। माताजी की बात करेंगे, अगर हम गौतम बुद्ध की माताजी की बात करेंगे तो माताजी का नाम क्या था? महामाया था। क्या था? महामाया। यहाँ पे देखिए, गौतम बुद्ध जी की माता का नाम महामाया था, जिनका संबंध किससे था? उनका जो संबंध था वो था कोलिया गणराज्य। कोलिया या कोलिया भी आप कर सकते हैं, कोलिया या छोटी ई की मात्रा भी आ सकती है। कोलिया गणराज्य की राजकुमारी, है ना। तो कोलिया गणराज्य की राजकुमारी थी कौन? महामाया। अब इनके पिताजी की बात करेंगे तो इनके पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन था। पिताजी का नाम क्या? शुद्धोधन था। और वो कहाँ के राजा थे या कहाँ के गणपति थे? वो थे कपिल वस्तु के। कपिल वस्तु के शाक्य गण के महाराज थे इनके पिताजी, यानी शुद्धोधन। यहाँ पे लिखता मैं, माताजी हो गया। अब पिताजी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब साथियों, पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन था। क्या नाम था? शुद्धोधन। पिताजी का नाम शुद्धोधन हो गया। अब भी पूछा जाएगा कि जो इनके पिताजी थे किस वंश से संबंधित थे, है ना, तो कहाँ के राजा थे। तो आपको सबसे पहले इनके पिताजी का नाम ध्यान रखना है, शुद्धोधन हो गया। और ये कहाँ से थे? कपिल वस्तु। कपिल वस्तु, तो कपिल वस्तु कहाँ के? शाक्य गण के महाराज थे। कपिल वस्तु शाक्य, शाक्य गण के महाराज, शाक्य गण के महाराज थे। ठीक है साथियों, तो शुद्धोधन इनके पिताजी का नाम था, जो कपिल वस्तु शाक्य गणराज्य के महाराज थे। अब जब गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, तो साथियों गौतम बुद्ध जी के जन्म होने के 7 दिन बाद ही उनकी माताजी यानी महामाया जी का निधन हो गया था। अब महामाया जी के निधन होने के बाद उनका जो पालन पोषण किया वो उनकी मौसी ने किया, जो उनकी सौतेली माँ भी थी। सौतेली माँ का नाम क्या था? यानी उनका नाम था प्रजापति गौतमी। अब पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध जी का जो लालन पालन किया बचपन में वो किसने किया? तो उनकी माता का नाम, यानी जो सौतेली माता थी उनका नाम क्या था? महामाया। क्या नाम था? महामाया। तो इनकी माता जी का नाम हो गया। अब इनकी सौतेली माता जी का नाम क्या था? वो था प्रजापति गौतमी। क्या था? प्रजापति
गौतमी। अब साथियों प्रजापति गौतमी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम भी है। क्यों इंपोर्टेंट है? जब गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी, शुरुआत की गई थी, तो प्रजापति गौतमी ही प्रथम महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म में शामिल हुए थे। यानी बौद्ध धर्म के जो संघ होता है ना, गौतम बौद्ध संघ होता है, तो बौद्ध संघ में शामिल होने वाली जो प्रथम महिला थी वो कौन थी? प्रजापति गौतमी ही थी। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, ये इनकी सौतेली माता भी थी। इन्होंने ही गौतम बुद्ध जी का लालन पालन किया बचपन में। अब साथियों जब गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था तो उनका नामकरण करने वाले जो पंडित थे वो थे आसित ब्राह्मण। तो पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध जी का जो नामकरण किया था किसने किया था? तो गौतम बुद्ध जी का जो नामकरण किया था वो किया था आसित ब्राह्मण ने। किसने किया था? आसित आसित ब्राह्मण। अब साथियों आसित ब्राह्मण ने जो नामकरण किया था तो उन्होंने गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम रखा था वो रखा था सिद्धार्थ। क्या रखा था? सिद्धार्थ। पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब सिद्धार्थ का मतलब क्या होता है? सिद्धार्थ का मतलब होता है जिसकी इच्छाएं पूरी हो चुकी है, जिन्होंने अपना जो सिद्ध है वो अर्थ कर लिया हो, ग्रहण कर लिया हो। तो सिद्धार्थ यानी जिसकी इच्छा पूरी हो चुकी हो। तो ये नाम कराया था आसित ब्राह्मण ने किया था। लेकिन आप सब जानते हैं कि जो गौतम बुद्ध जी थे तो गौतम बुद्ध जी के बारे में एक भविष्यवाणी भी की थी एक ब्राह्मण ने। उन ब्राह्मण का कभी भविष्य में नाम पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है, उनका नाम था कालदेव और कौंडिन्य। या तो कहीं पर कौंडिन्य आता है, कहीं पर कालदेव आता है। तो कालदेव और कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने जो इनके राजा यानी इनके पिताजी थे सुधोधन, उनके सामने भविष्यवाणी की थी और कहा था या तो ये राजा बनेगा, भविष्य में एक महान सम्राट बनेगा, नहीं तो एक महान सन्यासी बनेगा। तो किसने की थी भविष्यवाणी? ये जो भविष्यवाणी की थी ये की थी कालदेव या कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने। किसने की थी? कालदेव। आपको ध्यान रखना है कालदेव या कौंडिन्य। तो कहीं पे कालदेव भी आएगा, कहीं पे कौंडिन्य भी आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कालदेव आएगा या कौंडिन्य आएगा। कालदेव या कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने इनके जन्म का लेकर एक भविष्यवाणी की थी, या तो गौतम बुद्ध क्या बनेगा? एक महान राजा, महान सम्राट बनेगा, नहीं तो एक महान क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा। अब इस बात पे क्या हुआ था कि जो ये बात जब उन्होंने भविष्यवाणी की थी कौंडिन्य ब्राह्मण ने, तो उनके पिताजी को ये बात बहुत बड़ी लगी और उन्होंने क्या किया, बचपन से ही जो गौतम बुद्ध जी का जीवन को एकदम हर्षमय बनाया। यानी उन्हें हर एक सुविधा दी, दुख का साया बिल्कुल भी नहीं पड़ने दिया। तो धीरे धीरे जब गौतम बुद्ध जी बड़े होते गए तो 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह करा दिया गया। अब 16 वर्ष की आयु में जब विवाह किया गया तो विवाह कराने मतलब जो उनकी पत्नी का नाम था वो क्या था? उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। कई बार क्वेश्चन बनता है गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध जी का विवाह करा दिया गया। अब गौतम बुद्ध की पत्नी के नाम बात करेंगे तो आपको विशेष ध्यान रखना है जी, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था, यशोधरा। तो यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था। और इंपॉर्टेंट यहां पे ये आता है, और जब गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था यशोधरा जी से, तो कुछ समय बाद जब गौतम बुद्ध कितने हुए? 28 वर्ष के हुए थे। 28 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध का एक पुत्र हुआ और पुत्र का नाम क्या रखा था उन्होंने? राहुल रखा था। तो पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था। कई बार आप कंफ्यूज कर जाते हो, किससे कंफ्यूज कर जाते हो? जो महावीर स्वामी है यानी उनकी पत्नी से आप कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यशोधरा गौतम बुद्ध जी की पत्नी का नाम था और राहुल उनके बेटे का नाम था। अब राहुल का जो जन्म हुआ था उस समय हुआ जब गौतम बुद्ध 28 वर्ष के थे। अब 28 वर्ष के जब गौतम बुद्ध थे, कुछ समय पश्चात यानी जब गौतम बुद्ध 29वें वर्ष के हुए, यानी सिद्धार्थ जब 29वें वर्ष के हुए, तो उन्होंने गृह त्याग कर दिया। तो गृह त्याग करने से पहले बोला जाता है, आप सबने कहानी सुनी होगी कि जब वे 29वें वर्ष के थे तो उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। 4 दृश्य कौन कौन से देखे थे? एक उन्होंने वृद्ध व्यक्ति देखा था, एक बीमार व्यक्ति देखा था, एक मृत व्यक्ति देखा था और एक सन्यासी देखा था। इन चारों को देखकर वे बड़े प्रभावित हुए और लास्ट में जब उन्होंने सन्यासी को देखा कि अपने आप में मस्त मोला है, तो उससे प्रभावित होकर सन्यासियों को अग्रसर हुए और 29वें वर्ष में उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया। तो 29वें वर्ष में कब किया था? 29वें वर्ष में। तो 29वें वर्ष में गृह त्याग किया। क्या किया? गृह त्याग किया गौतम बुद्ध ने। अब साथियों यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट तो आपने देख लिया कि 29वें वर्ष में उन्होंने गृह त्याग किया, है ना। उन्होंने 4 दृश्य देखे थे, वृद्ध व्यक्ति का देखा था, एक बीमार व्यक्ति का देखा था, मृत व्यक्ति का देखा था और सन्यासी का देखा था। तो 4 से प्रभावित हुए और लास्ट में जब उन्होंने सन्यासी को देखा कि अपने आप में मस्त मोला है, ये इसका किसी से कोई परवाह नहीं है, तो इन सन्यासी का जीवन उन्हें बेहतर लगा और उन्होंने 29वें वर्ष में गृह त्याग कर दिया। अब गृह त्याग करने से पहले कई इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनते हैं, जो क्वेश्चन बनेंगे, वो क्वेश्चन क्या बनेंगे? सबसे पहले पूछा जाता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, मैं यहां पे आपको डिस्कस कराता हूं।
सबसे पहला पूछा जाता है, जो गौतम बुद्ध जी थे, गौतम बुद्ध जी के सारथी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध जी किस गोत्र से संबंधित थे? गौतम बुद्ध जी का कुल क्या था? और गौतम बुद्ध जी के घोड़े का नाम क्या था? क्वेश्चन बनते हैं साथियों, आपको ध्यान रखना है। अगर हम गौतम बुद्ध जी के कुल की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, कुल का नाम क्या था? शाक्य कुल के थे। किसके थे? शाक्य कुल के थे। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, अगर गोत्र पूछा जाए तो गोत्र इनका गौतम ही था, गोत्र गौतम था। और मोस्ट इंपोर्टेंट अब जो क्वेश्चन है वो है कि इनके सारथी का नाम क्या था? सारथी के नाम की बात करेंगे तो सारथी का जो नाम था वो था चन्ना। चन्ना सारथी का नाम था। और इंपॉर्टेंट है इनके घोड़े का नाम, तो इनके घोड़े का नाम पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है वो क्या था? कंथक। क्या था? कंथक। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हमने यहां पर डिस्कस कर दिए। 29वें वर्ष में जब उन्होंने गृह त्याग किया, तो अब साथियों देखो, जब उन्होंने 29वें वर्ष में उन्होंने गृह त्याग किया तो सबसे पहले देखो कहां पर गए? मगध में गए, मगध की राजधानी राजगृह में। अब जब राजगृह में गए तो राजगृह में क्या हुआ कि उन्हें बिंबिसार से उनकी मुलाकात हुई थी। बिंबिसार यानी वहां के उस समय के राजा थे बिंबिसार में, मगध के राजा थे बिंबिसार, उनसे मुलाकात हुई। तो यहां पे लिखता मैं सबसे पहले वो मगध गए। जब उन्होंने गृह त्याग किया मगध गए, और मगध के जाने के बाद वो कहां गए? मगध के जाने के बाद मगध की जो राजधानी थी राजगृह, राजगृह, तो मगध की राजधानी राजगृह में गए, जहां उनकी मुलाकात किससे हुई? बिंबिसार से हुई। अब कई बार आपने क्वेश्चन सुना होगा, एग्जाम में भी आया हुआ, बिंबिसार की बात करेंगे, बिंबिसार बिंबिसार की बात करेंगे तो क्वेश्चन ये बनता है कि कौन कौन से राजा बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे? तो बिंबिसार भी उनमें से एक था। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे प्रसेनजीत, बिंबिसार, कालाशोक, है ना, अशोक, ये सारे क्या थे? मगध क्या थे? बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। तो इसी सीरीज में आपको ध्यान रखना है, पहले मगध गए, जब उन्होंने गृह त्याग किया, गृह त्याग के मगध की राजधानी राजगृह में उन्हें बिंबिसार से मुलाकात हुई। और बिंबिसार से मुलाकात होने के बाद यानी राजगृह से जाने के बाद वो वैशाली गए। कहां पे गए? वैशाली गए। कहां गए? अब वैशाली इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैशाली इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वैशाली में जब वो वैशाली गए तो वैशाली में उन्हें उनके प्रथम गुरु मिले, जिनका नाम क्या था? अलार कालम या आलार कालम। कहीं पर अलार कालम मिलेगा, कहीं पर आलार कालम मिलेगा। खैर आपको ध्यान रखना है, इनके जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे? अलार कालम। अलार कालाम। तो अलार कालाम या अलार कालाम की बात करेंगे तो ये इनके प्रथम गुरु थे। और इन्होंने गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया था। किसका ज्ञान दिया था? सांख्य सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन का उन्होंने क्या दिया था? गौतम बुद्ध को ज्ञान दिया था। अब वैशाली के बाद, जैसे वैशाली में उनके पहले गुरु अलार कालाम बने, उसके बाद वो वहां से वैशाली से होकर पुनः राजगिरी गए। और राजगिरी में जाने के बाद उनके एक दूसरे गुरु बने। तो दूसरे गुरु का नाम आपको ध्यान रखना है, वो है रुद्रक रामगुप्त। तो पहले राजगिरी से वैशाली गए, वैशाली में अलार कालाम या अलार कालाम नामक गुरु उनके बने, जिन्होंने उन्हें शिक्षा दी किसकी? सांख्य दर्शन के लिए। सांख्य दर्शन की शिक्षा देने के पश्चात वो पुनः वैशाली से राजगिरह गए। और राजगिरह जाने के बाद उनके एक गुरु और बने, जिनका नाम था, बोला जाता है कि जो गौतम बुद्ध है उनके जो दूसरे गुरु थे वे थे रुद्रक रामगुप्त। कौन थे? रुद्रक रामगुप्त। रुद्रक रामगुप्त इनके दूसरे गुरु बने। तो रुद्रक रामगुप्त इनके दूसरे गुरु बने, और कहां पे बने? राजगृह में बने। अब साथियों, रुद्रक रामगुप्त से उनके जब गुरु बन गए तो कुछ समय के पश्चात धीरे धीरे करके वो वहां से राजगृह होने के बाद राजगृह से कहां चले गए? राजगृह से गए उरुवेला में। उरुवेला। अब उरुवेला इंपॉर्टेंट हो जाता है। उरुवेला पड़ता है बिहार में, मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह बनती है बिहार में, उरुवेला बिहार। अब आपको ध्यान रखना है, उरुवेला बिहार में ही उन्हें 5 सन्यासियों की भेंट हुई थी। 5 सन्यासियों की कभी पूछा जाता है इनके नाम क्या क्या हैं, अगर आप नाम याद रख सकते हो, जैसे बप्पा थे, भादिया थे, कोडिनिया, उसके अलावा आशा जी और ओज। मैं यहां पे लिखता हूं 5 सन्यासियों से भेंट हुई। जब वैशाली से राजगिरह गए, राजगिरह से दोबारा फिर वो कहां पे गए? उरुवेला में गए। उरुवेला कहां है? ये बिहार में पड़ता है। और उरुवेला में ही एक जगह है बोध गया, जहां पे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति होता है। खैर अभी डिस्कस करेंगे। तो उरुवेला में उन्हें 5 सन्यासी मिले। 5 सन्यासी का नाम आपको ध्यान रखना है, वप्पा, उसके अलावा भादिया, वप्पा, भादिया, भादिया के अलावा कौडिन्य। क्या है? कौडिन्य। कौडिन्य के अलावा एक है आसाजी या असाजी, और लास्ट है वो है औज। तो ये 5 सन्यासी मिले। और बाद में इन्हीं 5 सन्यासियों को, जो गौतम बुद्ध जी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने इन्हें उपदेश भी दिया। तो वप्पा, भादिया, कौडिन्य, असाजी और ओज, ये 5 सन्यासी उन्हें उर्वेला में मिले।
अब उर्वेला की बात करेंगे तो उर्वेला में ही, उर्वेला की एक जगह है बोध गया। कहां पे है? बोध गया, यानी गया स्थान था बोध गया। तो बोध गया में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति हुआ। अब बोध गया में क्या हुआ? ज्ञान प्राप्ति हुआ। अब साथियों यहां से ज्ञान प्राप्ति से अब जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या बनते हैं? बोध गया से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति कहां हुई? बोध गया में हुई। कौन सी नदी थी? निरंजना नदी थी, है ना। तपस्या करने के कितने दिन बाद उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई? तपस्या करने के 8 दिन बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। बैसाख पूर्णिमा की उन्हें, बैसाख पूर्णिमा का दिन था जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ। पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ, जिसे बोधि वृक्ष भी बोला जाता है। अब जब उन्होंने, पहले तो इनका नाम सिद्धार्थ था, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनका नाम महात्मा बुद्ध कहलाने लगे, साक्य मुनि कहलाने लगे, और इसके अलावा उन्हें तथागत भी कहा गया। अब देखो यहां से क्वेश्चन बनेंगे। जो क्वेश्चन बनेगा सबसे पहले बनेगा बोध गया। बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। नदी पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। इसके अलावा पीपल वृक्ष था, वृक्ष पूछा जाएगा कौन सा वृक्ष था? तो पीपल वृक्ष था। पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। तपस्या के 8वें दिन हुआ। अच्छा, उस दिन क्या था? उस दिन बैसाख पूर्णिमा था। बैसाख पूर्णिमा के दिन किसे? गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब कितने वर्ष में हुई? इंपॉर्टेंट देखिए, 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। 35 वर्ष की आयु में। अब दोस्तों देखो, 29 वर्ष की उम्र में जो गौतम बुद्ध जी थे उन्होंने गृह त्याग किया था, और 35वें वर्ष की उम्र में उन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वे महात्मा बुद्ध कहलाए। अब उनके जो नामकरण हुए, जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुए तो उन्हें क्या क्या नाम पड़े? महात्मा बुद्ध इनका नाम पड़ा, महात्मा बुद्ध। उसके अलावा क्या क्या नाम पड़ा? उसके अलावा साक्य मुनि नाम पड़ा। गौतम बुद्ध का नाम ही है साक्य मुनि, साक्य मुनि नाम पड़ा। और इसके अलावा भी जो नाम पड़ा वो था तथागत, तथागत। तो इनके 4 नाम पड़े। जैसे और भी नाम है पर आपको ध्यान रखना है महात्मा बुद्ध, जो मोस्ट फेमस नाम था वो था महात्मा बुद्ध। साक्य मुनि इसलिए पढ़ा गया क्योंकि साक्य मुनि का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। तो जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें सर्वशक्तिमान भी बोला जाने लगा। तथागत इसलिए बोला गया, तथागत का मतलब होता है जो सत्य का ज्ञाता हो, यानी सत्य ज्ञान वाला, जिसे असल ज्ञान प्राप्त हो, जिसे सत्य का ज्ञान प्राप्त हो, उसे तथागत बोला जाता है। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो सत्य ज्ञान कहा गया और उन्हें तथागत भी कहा गया। तो गौतम बुद्ध से आपने यहां पे ये देख लिया। अब साथियों जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ तो ज्ञान प्राप्ति पूछा जाएगा कि उन्होंने प्रथम उपदेश किसे दिया? तो ज्ञान प्राप्ति होने के बाद उन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया वो दिया तपस्वु और मलिक। किसे दिया? तपस्वु, तपस्वु व मलिक। तपस्वु व मलिक नामक 2 व्यक्ति थे, बंजारे थे। उन्हें प्रथम ज्ञान दिया, यानी प्रथम क्या दिया? उपदेश दिया, यानी प्रथम ज्ञान दिया। लेकिन कहीं कहीं पर आपको ये नाम भी ध्यान रखने जो मैंने यहाँ पे आपको बताए थे, वप्पा, भादिया, कौंडिन्य, असाजी और ओज। इन पांचों को भी, यानी इन पांचों को भी ज्ञान की प्राप्ति मतलब क्या दिया था? उपदेश दिया था गौतम बुद्ध जी ने। अब साथियों यहां से तो क्वेश्चन बन गए। अब क्वेश्चन देखो, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बन चुके हैं, यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट वाले क्वेश्चन बन चुके हैं। अभी हम और डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ प्रतीक चिन्हों के बारे में बात करेंगे। गौतम बुद्ध जी के जन्म से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह हैं जो क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सबसे पहला प्रतीक चिन्ह पूछेगा कि गौतम बुद्ध जी का जन्म, तो जन्म से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह है, देखो जन्म की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध जी का जन्म है, तो जो गौतम बुद्ध जी का जन्म का जो प्रतीक है वो बोला जाता है सांड व कमल, सांड व कमल। तो गौतम बुद्ध जी के जन्म से संबंधित है सांड व कमल। जब उन्होंने गृह त्याग किया था, क्या किया था? गृह त्याग किया था। तो गृह त्याग की जो सिंबल था, प्रतीक था, वो क्या था? घोड़ा था। नाम से ही पता चल रहा होगा घोड़ा था, है ना। इसके अलावा जब ज्ञान प्राप्ति हुई उन्हें, तो ज्ञान प्राप्ति का जो सिंबल है वो कौन था? बोधि वृक्ष। अब बोधि वृक्ष कौन था? अभी आपने देखा कि पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष, ज्ञान प्राप्ति यानी ये हो गया। अब ज्ञान प्राप्ति हो गया। इसके अलावा जब उन्होंने निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी निर्वाण की बात करेंगे तो निर्वाण का जो इनका सिंबल था, यानी प्रतीक चिन्ह था निर्वाण का, तो निर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह है वो है पद चिन्ह। क्या है? पद चिन्ह। पद चिन्ह क्या है? पद चिन्ह निर्वाण का वे है। और इसके अलावा जो मृत्यु है, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसका जो सिंबल है वो है स्तूप। तो आपको ये ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है? जन्म की बात करेंगे प्रतीक चिन्ह है सांड व कमल, गृह त्याग के घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति की बात करेंगे बोधि वृक्ष, निर्वाण की बात करेंगे पद चिन्ह और मृत्यु।
पद चिन्ह निर्वाण से हो गया और मृत्यु स्तूप हो गया, तो ये प्रतीक चिन्ह हो गया। अब साथियों जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो यहां से बनते हैं, बोध संगति से। बोध संगति से बात करेंगे। वैसे तो 4 बोध संगतियां आपने अक्सर पढ़ी होगी, लेकिन आपको मैं 5वीं बोध संगति भी पढ़ाऊंगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आगे पूछ लिया जा सकता है। अगर बोध संगति की बात करेंगे साथियों, तो बोध संगति में समय पूछा जाएगा कौन सी संगति कब हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी। तो सबसे पहली जो बोध संगति हुई थी वो हुई थी 483 बीसी में, यानी जब गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी तो उसी समय एक पहली बोध संगति हुई थी 483 एडी में। कब हुई थी? 483, यानी बीसी कर सकते हैं हम इसे, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, 400 बीसी में। कहां पे हुई थी? वो हुई थी राजगृह में। कहां पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। अच्छा, इस टाइम पे राजा या शासक कौन था? तो राजा वो शासक था अजात शत्रु। कौन था? अजात शत्रु। तो अजात शत्रु के काल में 483 बीसी में राजगृह की भी सप्तपर्णी गुफा थी, वहां पे हुई थी। अब पूछा जाएगा कि जो प्रथम बोध संगति हुई थी इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके उपाध्यक्ष कौन थे, और यहाँ पे स्पेशल काम क्या हुआ था। अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष इसका कोई नहीं था। और इसके कार्य की बात करेंगे तो यहाँ पे कार्य क्या हुआ था, इसमें इंपॉर्टेंट कार्य हुआ था, वो हुआ था जो सुत पिटक व विनय पिटक है। आप सब जानते हैं बौद्ध धर्म के 2-3 पिटक है ना, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम। तो सुत पिटक और विनय पिटक का यहाँ पे संकलन हुआ था। क्या हुआ था? सुत पिटक, सुत पिटक, पिटक का मतलब होता है टोकरी, है ना। सुत पिटक व विनय पिटक, क्या? विनय पिटक। तो सुत पिटक व विनय पिटक का यहाँ पे क्या हुआ था? संकलन हुआ था, यानी यहाँ पे लिखे गए थे, इन्हें नोट डाउन किया गया था। तो पहला ये हो गया, 483 बीसी में पहला हो गया। राजगृह में अजात शत्रु में महाकश्यप यहाँ के अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष कोई नहीं था। कार्य क्या हुआ था? सुत पिटक और विनय पिटक के यहाँ पे संकलन किया गया था। दूसरी जो बोध संगति हुई थी वो हुई थी 383, यानी 100 साल बाद, 383। कब हुई थी? 383 बीसी में। सेम है 383-82 में। अब ये कहां पे हुई थी? ये हुई थी वैशाली में, राज वैशाली। तो राज वैशाली में हुई थी। अब इस समय कौन था? पहले अजातशत्रु थे, दूसरा जो राजा था, यानी जो दूसरी बोध संगति हुई थी वो हुई थी कालाशोक के सामने। काला अशोक के सामने के काल में दूसरी बोध संगति हुई थी। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे साबक मीर या सब्बक मीर। तो आपको ध्यान रखना है, सब्बक मीर इसके अध्यक्ष ध्यान रखने हैं, और इसके उपाध्यक्ष कोई नहीं थे। अब इसमें स्पेशल क्या काम हुआ था? इसमें जो काम हुआ था, बौद्ध संगति यानी जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बटा था, एक स्थवर और एक महासंगिक। तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा। कब? स्थवर में बटा और महासंगिक में बटा। कहां पे बटा? 2 भागों में, एक है स्थवर और दूसरा महासंगिक। महासंगिक। तो महासंगिक व स्थवर में 2 भागों में बौद्ध धर्म का यहाँ पे विभाजन हुआ। आगे चल के भी होता है हीनयान महायान में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब दूसरी बोध संगति होगी। अब तीसरी बोध संगति कब हुई थी? तीसरी बोध संगति आप सब जानते हैं अशोक के टाइम पे हुई थी। तो ये हुई थी 247 बीसी में, 247 बीसी। अभी साथियों ये सारे बीसी चल रहे हैं, यानी ईसा पूर्व में चल रहे हैं। तो राज वैशाली, और तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र का मतलब कहां पे हुआ? ये बिहार में हो गया, पटना में। अब इसके जो इस समय जो शासक थे वो कौन थे? अशोक इसके शासक थे। कौन थे? अशोक इसके शासक थे। अब साथियों इसके अध्यक्ष पूछा जाता है, तो इसके अध्यक्ष थे मोगली तिसपुत्र। कौन थे? मोगली या मोगली, कहीं पे तिसपुत्र भी आएगा, कहीं पे तिस भी आएगा, तो मोगली तिसपुत्र। तो आपको ध्यान रखना है कि इस समय के जो अध्यक्ष थे मोगली तिसपुत्र थे। उपाध्यक्ष भी इसका कोई नहीं था, नहीं, इसका एक उपाध्यक्ष जरूर था, आपको ध्यान रखना है। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना साथियों, अश्वघोष हो गया। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हुआ, हाँ इसमें एक इंपॉर्टेंट हुआ था। इसमें इंपॉर्टेंट जो काम हुआ था वो हुआ था जो अभिधम्म पिटक है उसका संकलन हुआ था। किसका पिटक हुआ था? अभिधम। अभिधम। अब साथियों देखो, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम, यानी 3 पिटक बोला जाता है ना, त्रिपिटक बोला जाता है बौद्ध धर्म के। तो तीनों पिटक, जो तीनों पिटक है यानी तीनों टोकरियां हैं, इनका संकलन हो गया था। तो अभिधम पिटक का संकलन हो गया था। अब चलेंगे चौथी बोध संगति पे, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये हुई थी 102 एडी में। अब साथियों एडी में आ गया, यानी ईसा पूर्व में आ गया, सॉरी ईसवी में आ गया। तो इस समय में जो ये अध्यक्ष हुई थी ये कहां पे हुई थी? कश्मीर में हुई थी। कश्मीर कहां पे? कुंडल वन में, कश्मीर में हुई थी। इस समय जो राजा था वो था कनिष्क था, कनिष्क राजा था।
वसुमित्र इसका अध्यक्ष था, वसुमित्र इसका अध्यक्ष था, उपाध्यक्ष इसका कोई नहीं था। अब मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पे ये आएगा कि जो तीसरी यानी चौथी बौद्ध संगति थी, इसी समय बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हुआ। किस किस में? हीनयान में और महायान में। किस में विभक्त हुआ? हीनयान व महायान। हीनयान व महायान में बौद्ध धर्म का विभक्त हुआ। तो पूछा जाएगा कि हीनयान और महायान का विभाजन किस बौद्ध संगति में हुआ? चौथी बौद्ध संगति में हुआ। इसके अलावा आपको एक और ध्यान रखनी है, जो पांचवी है वो है 7वीं एडी में। 7वीं एडी में यह हुआ था, कहां हुआ था? ये कन्नौज में हुआ था, कन्नौज में हुआ था। अब कन्नौज के समय यहाँ पे कौन था? हर्षवर्धन यहाँ पे राजा था। उस टाइम पे हर्षवर्धन यहाँ पे राजा था। अब वेनसांग इसके अध्यक्ष थे, वेनसांग इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्वेश्चन बनेंगे? क्वेश्चन बनेगा वेनसांग हो गया। इसके अलावा यहाँ पे उपाध्यक्ष इसका कोई नहीं था। अब इसमें क्या हुआ था? इसमें जो महायान था इसे श्रेष्ठ घोषित कर दिया गया था। इसे क्या कर दिया गया था? श्रेष्ठ घोषित कर दिया गया था। तो बौद्ध संगति दोस्तों, यहां से बौद्ध संगति से क्वेश्चन जरूर बनता है, आपको ध्यान रखना है, याद करना है। तो बौद्ध संगति से बनने वाले सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए। अब साथियों बौद्ध साहित्य के बारे में डिस्कस करते हैं। बौद्ध साहित्य में आपको ध्यान रखना है, देखो अभी हमने पढ़ा था बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में हमें तीन चीजें पढ़नी पड़ती हैं। एक पढ़ना पड़ता है त्रिपिटक, यानी देखो दोस्तों बौद्ध साहित्य की बात करेंगे तो ये त्रिपिटक बनाता है, त्रिपिटक। अब त्रिपिटक की बात करेंगे तो त्रिपिटक में क्या क्या थे? त्रिपिटक की बात करेंगे तो त्रिपिटक में आता है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अभी आपने देखा पहली बौद्ध संगति, दूसरी बौद्ध संगति, तो पहला जो सबसे पहला था वो था सुत्त पिटक। कौन सा था? सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक हो गया। दूसरी की बात करेंगे वो कौन सा? विनय पिटक था। क्या था? सुत्त पिटक, विनय पिटक। और तीसरा इंपॉर्टेंट है वो है अभिधम्म पिटक। इन तीनों का निर्माण काल आपने भी देख लिया था अभी बौद्ध संगति में, है ना? तो विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, क्या हो गया? अभिधम्म पिटक। अब ये तीन पिटक हो गए। अब क्वेश्चन थोड़ा डीप बनेगा। क्या बनेगा क्वेश्चन डीप में? क्या बनेगा? इसमें क्या क्या है? सुत्त पिटक की बात करेंगे। सुत्त पिटक में जो बौद्ध धर्म के यानी गौतम बुद्ध जी के उपदेश थे उनका वर्णन है। यहाँ पे क्या है? गौतम बुद्ध के उपदेश है। विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में है नियम कानून है, यानी जो बौद्ध धर्म के जो नियम है उनका वर्णन है विनय पिटक में। और अभिधम्म में क्या है? अभिधम्म में है दर्शन, यानी बौद्ध धर्म की जो फिलोसफी है उसका वर्णन किस में है? अभिधम्म में। तो ये तीनों चीजें आपने देख ली। सुत्त पिटक में उपदेश, विनय पिटक में नियम कानून और अभिधम्म में यहाँ पे दर्शन हो गया। अब क्वेश्चन और डीप बनेगा तो क्या बनेगा? क्वेश्चन अगर डीप बनेगा तो क्वेश्चन ये बनेगा, सुत्त पिटक के रचनाकार यानी जो सुत्त पिटक का जो संकलन करता है वो कौन है? विनय पिटक का संकलन करता कौन है? अभिधम्म का संकलन करता कौन है? तो सुत्त पिटक के जो संकलन करता है वो कौन है? आपको ध्यान रखना है, जो उनके शिष्य थे, यानी गौतम बुद्ध जी के जो शिष्य थे आनंद, उन्होंने किया था। विनय पिटक का जो संकलन किया था वो उपाली ने किया था, ये भी उनके शिष्य थे। और अभिधम्म की बात करेंगे, अभिधम्म का क्या था? मोगली तिष्पुत ने किया था। किसने किया था? मोगली तिष्पुत ने, तिष्पुत ने। तो यहां से आपको यह भी ध्यान रखना है तीनों संकलन करता हो गया। अब साथियों कभी कभी क्वेश्चन अगर डीप बने जैसे, तो ये तो मान के चलो यूकेएसएससी के लेवल का है। कभी अगर पीसीएस लेवल का क्वेश्चन बने तो पीसीएस लेवल के क्वेश्चन में क्या बनेगा? सुत्त पिटक से बनेगा। सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं। अगर हम सुत्त पिटक की बात करेंगे तो सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं। कौन कौन से 5 निकाय हैं? जैसे हैं संयुक्त निकाय, दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। आपको पांचों निकाय याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप ये ध्यान रखो कि जो सुत्त पिटक है उसके 5 निकाय हैं और 5 निकायों में भी आपको सिर्फ 2 ध्यान रखने हैं। एक इंपॉर्टेंट है अंगुत्तर निकाय। क्या है? अंगुत्तर, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है, क्यों इंपॉर्टेंट है अंगुत्तर निकाय? आप सब जानते हैं अंगुत्तर निकाय में ही जो 16 महाजनपद है उनका वर्णन है। किनका वर्णन है? 16 महाजनपद का वर्णन। तो 16 महाजनपद का वर्णन हमें कहां पे मिलता है? तो 16 महाजनपद का जो वर्णन मिलता है वो हमें अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अंगुत्तर निकाय किसका भाग है? ये सुत्त पिटक का भाग है। सुत्त पिटक के 5 पिटकों में से एक पिटक है, यानी एक निकाय है अंगुत्तर निकाय। निकाय का मतलब एक भाग टाइप का, तो भाग है अंगुत्तर निकाय। और उसी अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है। तो यानी यहां से क्वेश्चन ये बन गया। अब इसके अलावा एक ध्यान और रखोगे, एक निकाय, एक है खुद्दक निकाय। क्या है? यहां पे लिखता मैं सुत्त पिटक का, एक है खुद्दक, खुद्दक निकाय। तो खुद्दक निकाय की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है, खुद्दक निकाय में जातक कथाओं का वर्णन है, जातक कथाओं का वर्णन है। तो पूछा जाएगा
कि जातक कथाओं का वर्णन किस निकाय में मिलता है? तो जातक निकाय यानी जातक कहानियों का जो वर्णन मिलता है वो खुद्दक निकाय में मिलता है। और जातक में क्या है? जातक में अगर हम बात करें तो जातक में बताया गया है जो भगवान बुद्ध जी है उनके पुनर्जन्म के बारे में डिस्कस किया गया है, यानी पुनर्जन्म की कहानियों के बारे में गौतम बुद्ध जी के, वो हमें कहां पर मिलता है? जातक कथाओं में मिलता है। जातक कथा किसकी है? खुद्दक निकाय की। और खुद्दक निकाय किसकी है? सुत्त पिटक की है। तो बौद्ध साहित्य आपने ये देख लिया। अब बौद्ध साहित्य के बाद अगर हम बौद्ध ग्रंथ की बात करेंगे तो बौद्ध ग्रंथ की बात करेंगे तो बौद्ध ग्रंथ में ज्यादा कुछ है नहीं, केवल आपको कुछ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। जैसे बौद्ध ग्रंथ में इंपॉर्टेंट क्या क्या बनते हैं साथियों? देखो दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ में जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सबसे पहले आपको बनेंगे कि बौद्ध ग्रंथ में कौन कैसे, जैसे आप सब जानते हैं एक अश्वघोष हो गया, अश्वघोष की रचना है ना, एक बुद्ध चरित्र हो गया। इसके अलावा और भी रचना है, जैसे बुद्ध चरित्र हो गया। कौन कौन सी हो गया? अच्छा, अब बात करेंगे हम बौद्ध ग्रंथ की बात करेंगे। तो बौद्ध ग्रंथ में अगर हम डिस्कस करें तो बौद्ध ग्रंथ में हमें क्या समझना है? देखो दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ में हमें तीन चार महत्वपूर्ण पुस्तक है वो आपको ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है, आप सब जानते हैं, वो है ललित विस्तार। क्या है? ललित विस्तार। तो ललित विस्तार एक संस्कृत भाषा में लिखी गई कविता है, बौद्ध बौद्ध अनुयायियों द्वारा लिखी गई थी। अब इंपॉर्टेंट यहां पे ये बनता है, जो ललित विस्तार है, यानी जो ललित विस्तार जो बौद्ध ग्रंथ है, इसका अनुवाद कराया था अंग्रेजी में, किसने कराया था? एडविन अर्नोल्ड ने किया था। एडविन एडविन अर्नोल्ड एडविन अर्नोल्ड तो एडविन अर्नोल्ड द्वारा ललित विस्तार जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी उसका अनुवाद कराया था। और किस नाम से कराया था? वो कराया था द लाइट ऑफ द एशिया। किस नाम से कराया था? पुस्तक पूछा जाएगा। वो कराया था द लाइट ऑफ एशिया। तो द लाइट ऑफ एशिया नाम से जो ललित विस्तार यानी उसकी जो रचना कराई थी, इंग्लिश में ट्रांसलेशन कराया था, वो किसने कराया था? एडविन अर्नोल्ड ने किया था। आप सब जानते हैं कि प्रकाश स्तंभ यानी एशिया का प्रकाश स्तंभ किसे बोला जाता है? भगवान गौतम बुद्ध को बोला जाता है। तो वो किस किताब से आया था? वो इसी किताब से आया था, ललित विस्तार से, जिसका ट्रांसलेशन एडविन अर्नोल्ड ने कराया, द लाइट ऑफ एशिया नाम से कराया। इसके अलावा आपको एक बुक और ध्यान रखनी है, वो जो इंपॉर्टेंट बुक है, वो इंपॉर्टेंट बुक है, सबसे आप सब जानते हैं, वो है बुद्ध चरित्रम। क्या है? बुद्ध चरित्रम। तो बुद्ध चरित्रम की बात करेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। और ये इंपोर्टेंट इसलिए है, किस भाषा में लिखी गई है? बुद्ध चरित्रम संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किसने लिखी है? अश्वघोष ने लिखी है। किसने लिखी है? अश्वघोष ने। तो अश्वघोष द्वारा बुद्ध चरित्रम की रचना कराई गई थी, बुद्ध चरित्रम। अब बुद्ध चरित्रम से आपने देख लिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बुद्ध चरित्रम को ही जो बौद्ध ग्रंथ है यानी बौद्ध धर्म का विकिपीडिया कहा जाता है। तो यानी यहां से आप इतना ध्यान रख सकते हैं। अब प्रमुख शब्दावली के बारे में बात करेंगे। जैसे बौद्ध धर्म के बारे में कुछ कभी शब्दावली पूछ ली जाती है। तो अगर हम बात करें जैसे निर्वाण, तो निर्वाण का मतलब क्या होता है? देखो, कई लोग इसे निर्वाण का मतलब मृत्यु से लेते हैं। मृत्यु भी सही हो सकता है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर होता है वो होता है इच्छाओं की त्याग करना। जिसने इच्छाओं के त्याग कर दिया उसे निर्वाण कहा जाता था। किसे कहा जाता था? निर्वाण। इच्छाओं की त्याग करना। इच्छा इच्छाओं का त्याग इच्छाओं का त्याग करना क्या था? निर्वाण कहलाता है। महापरिनिर्वाण क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। अगर महापरिनिर्वाण की बात करेंगे तो महापरिनिर्वाण की बात करेंगे तो वो बोला जाता है कि जीवन मृत्यु के चक्र से, यानी जो अंतिम लक्ष्य है यानी मृत्यु, जीवन मरण के चक्र से पार पाना ही क्या था? महापरिनिर्वाण था। और महापरिनिर्वाण जो शब्द स्पेशली बनाया गया था वो गौतम बुद्ध के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? गौतम बुद्ध के लिए, यानी जीवन मृत्यु के चक्र का पार करना, जीवन मृत्यु के चक्र, जीवन मृत्यु के चक्र से दूर होना, से दूर होना, या हम इसे मृत्यु भी कह सकते हैं। तो यहां पे देखिए साथियों, जीवन मृत्यु के चक्र से दूर होना, यह महापरिनिर्वाण कहलाता था। अच्छा, पर्वज्य क्या था? पर्वज्य एक मोस्ट इंपोर्टेंट शब्दावली है। पर्वज्य बोला जाता था जो बौद्ध धर्म अपनाने के लिए जो गृह त्याग करना होता था उसे पर्वज्य कहा जाता था। यानी जो बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, हम जब बौद्ध धर्म अपना रहे हैं तो उसे हम पर्वज्य बोलते थे। क्या कहा जाता था? बौद्ध धर्म अपनाने के लिए गृह त्याग करना। क्या है? बौद्ध धर्म अपनाने के लिए, बौद्ध धर्म अपनाने के लिए, बौद्ध धर्म अपनाने के लिए गृह त्याग करना।
तो गृह त्याग करना क्या कहलाता था? प्रवज्य कहलाता। और गृह त्याग करने वाला क्या कहलाता था? देखो, बौद्ध धर्म अपनाने के लिए गृह त्याग करना क्या है? प्रवज्य है। लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने के लिए गृह त्याग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? श्रामण मेर कहलाता था। क्या कहा जाता था? श्रामण, यहां पे लिखता मैं श्रामण या श्रामेण, सामरेण कहा जाता था। तो आपको ध्यान रखना है, श्रामण किसे बोला जाता था? वो बोला जाता था जो बौद्ध धर्म अपनाने के लिए गृह त्याग करने वाला जो व्यक्ति है वो श्रामण कहलाता है। और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए गृह त्याग करना क्या कहलाता था? प्रवज्य कहलाता। अब आता है, एक है उपसंपदा, एक है उपासक। उपसंपदा क्या होता था? उपसंपदा होता था कि जो संघ में प्रवेश लेते थे। अब दोस्तों देखो, बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म के संघ था, है ना? तो बौद्ध धर्म के जो संघ में प्रवेश लेने को क्या कहा जाता था? प्रवेश लेना उपसंपदा कहलाता था। क्या कहलाता था? बौद्ध धर्म में प्रवेश लेना, यानी बौद्ध धर्म के संघ में प्रवेश लेना। बौद्ध धर्म के संघ में प्रवेश लेना, तो बौद्ध धर्म के प्रवेश में संघ में प्रवेश लेना वो कहलाता उपसंपदा। अब साथियों, एक होता था उपासक या उपासिका। उपासक उपासिका उन्हें बोला जाता था जो बौद्ध धर्म को ग्रहण करते थे लेकिन बौद्ध धर्म के संघ में शामिल नहीं होते। यानी देखो, उपासक बोला जाता है जो बौद्ध धर्म में शामिल होते थे लेकिन वो अपना गृह त्याग नहीं करते थे। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाला उपासक या उपासिका कहलाती थी, लेकिन उन्हें संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। संघ में प्रवेश की अनुमति तभी होती थी जब क्या हो, आप पूर्णतः गृह त्याग कर दो, आपका गृहस्थ जीवन एकदम समाप्त हो जाए। तो यहां पे देखता हूं, उपासक या उपासिका के लिए बोला जाता था गृहस्थ जीवन में रहते हुए। किसमें? गृहस्थ जीवन में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म अपनाना। तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाली को उपासक या उपासिका कहा जाता था। लेकिन उपासक को बौद्ध संघ में शामिल नहीं किया जाता था। अच्छा, बौद्ध संघ में शामिल एक वो व्यक्ति भी होते थे जैसे चोर हो गया, उपासक हो गया, डाकू हो गया, जो राजा का सेवक होता है, नौकर चाकर हो गए, है ना, 15 साल से कम वाले व्यक्ति को भी बौद्ध संघ में शामिल नहीं किया जाता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली है बौद्ध धर्म से, ये आपको ध्यान रखनी है। अब साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सब तो आपने देख लिया है ना? अब यहां से आपने इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपने देख लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बौद्ध धर्म से, जैसे बौद्ध धर्म से इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा वो है जैसे गृह त्याग की घटना। क्या है? गृह त्याग की घटना। तो गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। जब गौतम बुद्ध जी ने गृह त्याग किया था 29वें वर्ष में, तो उस घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। भिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण क्या था? गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग करने की घटना। दूसरा था जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, तो पहला उपदेश देने को क्या बोला गया? वो बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन। क्या है? दूसरा बात करेंगे प्रथम उपदेश। तो प्रथम उपदेश की बात करेंगे तो प्रथम उपदेश से आपको ध्यान रखना है कि धर्म चक्र परिवर्तन। तो प्रथम उपदेश क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। तो धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश कहला गया। अब ज्ञान प्राप्ति की घटना, जब गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो उस घटना को क्या कहा गया था? उस घटना को बोला गया संबोधि। तो संबोधि क्या था? गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को, यानी ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया था। अब साथियों, कुछ और क्वेश्चन जैसे बनेंगे, जैसे यहां तक तो आपने देख लिया। कुछ ऐसे बनते हैं कि जैसे गौतम बुद्ध जी ने अपना उपदेश कहां पे दिया, यानी पहला उपदेश कहां पे दिया, प्रथम उपदेश कहां पे दिया? तो प्रथम उपदेश सब जानते हैं कहां पे दिया? सारनाथ में दिया। सारनाथ में दिया। और इसी के अलावा आप सर्वाधिक उपदेश की बात करेंगे तो सर्वाधिक जो उपदेश दिए वो कहां पे दिए? वो श्रावस्ती में दिए। कहां पे दिए? श्रावस्ती में दिए। और लास्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हुआ था, कुशीनारा में 483 बीसी में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध जी का निधन हो गया था, यानी मृत्यु हो गई थी। तो साथियों, गौतम बुद्ध जी से बनने वाले सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिए। मोस्टली क्वेश्चन देख लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा टॉपिक है हमारा केरल राज्य दर्शन। केरल राज्य दर्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, केरल राज्य दर्शन की बात करेंगे तो केरल राज्य दर्शन में आप सब देखते हैं, सबसे पहले मैप देखिए। केरल राज्य की जो सीमा लगती है किस किस से लगती है? कर्नाटक से लगती है और तमिलनाडु से लगती है।
तमिलनाडु और किससे लगती है, कर्नाटक से लगती है, यानी दो राज्यों से केरल क्या करता है, अपनी सीमा साझा करता है। अब साथियों यहाँ के अगर हम सीएम की बात करेंगे यानी मुख्यमंत्री जी की बात करेंगे, तो केरल के जो मुख्यमंत्री है वह है पिनरई विजयन। कौन है, पिनरई विजयन, पिनरई पिनरई विजयन। तो पिनरई विजयन विजयन तो पिनरई विजयन क्या है, यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए। अगर यहाँ के बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे किसकी, राज्यपाल की बात करेंगे, तो इनका नाम क्या है, आरिफ मोहम्मद खान। क्या है, आरिफ आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। तो साथियों देखो, पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री जी हो गए और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हो गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ के लोकसभा सीटें कितनी है, राज्यसभा सीटें कितनी है और विधानसभा सीटें क्या है। अब साथियों देखो, क्वेश्चन ये बनता है कि देखो यहाँ पे देखते हैं, पहले एक बार यहाँ से डिस्कस करेंगे अभी। तो जैसे यहाँ पे है कि लोकसभा सीटें की बात करेंगे, तो लोकसभा सीटें आपको ध्यान रखनी है, 20 लोकसभा सीटें हैं, 9 यहाँ पे राज्यसभा सीटें हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट विधानसभा सीटें की बात करेंगे 144 144। तो 144 सीटें क्या है यहाँ पे विधानसभा की है। तो साथियों, तो आपने यहां से इंपोर्टेंट ध्यान रखना है कि लोकसभा सीटें 20 है, राज्यसभा सीटें 9 है, विधानसभा सीटें 144 है। पिनराई विजयन यहाँ के क्या है, सीएम हो गए। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के क्या हो गए, यहाँ के राज्यपाल हो गए। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट क्या है, इनकी पार्टी का नाम है पिनराई विजयन जी का। और यहाँ के आपने ये इंपोर्टेंट देख लिया है। अब साथियों कुछ इंपोर्टेंट, जैसे यहाँ के इंपोर्टेंट डैम, केरला के इंपोर्टेंट डैम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंपोर्टेंट डैम में आपको सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, वो है इडुक्की डैम। क्या है, इडुक्की डैम। यहां पे लिखता मैं, पहला और इंपोर्टेंट डैम है वो है इडुक्की डैम। इडुक्की डैम मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये किस नदी पर है, ये पेरियार नदी पर है। तो इडुक्की डैम कई बार क्वेश्चन में आ चुका है कि इडुक्की डैम किस राज्य में है, केरल राज्य में। इसके अलावा आपको 2-3 डैम और ध्यान रखने हैं। जैसे इडुक्की डैम के अलावा आपको क्या ध्यान रखोगे, एक है मालपुजा डैम, मालपुजा डैम, एक है मालपुजा मालपुझा डैम। तो मालपुझा डैम भी यहां पर है। तीसरा डैम आप यहां पे याद रखोगे, मंगलम डैम, मंगलम। तो मंगलम डैम भी यहां पर है, मंगलम डैम हो गया। और चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट जो डैम है वो है बनासुरा सागर डैम। क्या है, बनासुरा। तो बनासुरा सागर डैम भी कहां पर है, ये कहां पर है, केरला में। तो केरला से आपको 4 डैम ध्यान रखने हैं, इडुक्की डैम, मालपुजा डैम, मंगलम डैम, बनासुरा सागर डैम। तो ये 4 प्रमुख डैम हो गए। अब साथियों नेशनल पार्क से भी यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो नेशनल पार्क से यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कौन से क्वेश्चन बनेंगे, तो नेशनल पार्क से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनता है, जो सबसे पहला जो नेशनल पार्क है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है अराविकुलम। क्या है, अराविकुलम, अराविकुलम नेशनल पार्क, अराविकुलम नेशनल पार्क। तो अराविकुलम नेशनल पार्क कहां है, ये भी केरला में। एक है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये तो कई बार आ चुका है, साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पे है, ये भी केरला में। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट जो नेशनल पार्क है वो है अन्नामुडी शोला। क्या है, अन्नामुडी, अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क। तो अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क भी यहां पे है। और इसके अलावा आपको एक ध्यान रखना है, चौथा जो नेशनल पार्क ध्यान रखोगे, पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार यहाँ पे नदी भी है और पेरियार नेशनल पार्क भी यहाँ पे क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, 4 नेशनल पार्क ध्यान रखने, अराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। इसके अलावा 4 प्रमुख डैम थे, इडुक्की डैम, मालपुजा डैम, मंगलम डैम और बनासुरा सागर डैम। तो 4 इंपोर्टेंट डैम हो गया, 4 नेशनल पार्क भी हो गया। अब साथियों केरल राज्य की बात करेंगे, तो केरल राज्य में ही सबसे पहले आप सब जानते हैं कि जो वास्को डी गामा था, कोझिकोड में आया था, यानी केरल कोझिकोड में आया था। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री भी यहीं बनवाई थी, जो यहाँ पुर्तगाली थे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, जम्बूरीन राजा का शासक था। अब यहाँ पे एक पूछा जाता है कि केरल में किस राजवंश का शासक था, तो केरल में चेरा राजवंश का शासक था। किस राजवंश का शासक था, चेरा राजवंश का शासक था। किस राजवंश का, चेरा राजवंश का यहाँ पे शासक था। अब साथियों यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेक भी है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखाई नहीं दे रहा, क्लियर ना हो, लेकिन यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेक है, वो कई बार पूछ लिया जा चुका है, बेम्बनाड झील। क्या है, बेम्बनाड झील। तो बेम्बनाड झील कहां पर है, केरला में। बेम्बनाड झील कहां पे है, केरला में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्या है, तिरुवनंतपुरम में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये क्या है, तिरुवनंतपुरम है। और तिरुवनंतपुरम मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है,
तिरुवनंतपुरम मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। क्या है यहाँ पे? विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये तिरुवनंतपुरम है और केरल की राजधानी भी तिरुवनंतपुरम है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यहाँ पे ये हो चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, केरल में ही यहाँ पे एक क्या है, पर्वत है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्वत है, वो आपको विशेष ध्यान रखना है। उस पर्वत का नाम है अन्नामुडी नेशनल, अन्नामुडी। क्या है? अन्नामुडी। तो अन्नामुडी की बात करेंगे, ये अन्नामुडी टोटल केरल में पड़ता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी हाइट कितनी है? 2695 यानी 2695 मीटर इसकी हाइट है। तो साथियों, अन्नामुडी नेशनल पार्क 2695 मीटर हाइट पर है, अन्नामुडी है, और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचे पर्वत चोटी भी यही है। तो यहां से हमने देख लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन बनेंगे। आपने ये सारे देख लिए हैं। जैसे अगर हम यहाँ के राज्य पशु की बात करेंगे, जैसे राज्य पशु की बात करेंगे, हाथी यहाँ का राज्य पशु है। अच्छा, पक्षी की बात करेंगे, यहाँ पे राज्य पशु क्या है? तो ग्रेट, क्या है? ग्रेट हॉर्नबिल। तो ग्रेट हॉर्नबिल, तो कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि ग्रेट हॉर्नबिल कहाँ का राज्य पक्षी है? तो केरल का राज्य पक्षी है। अब साथियों, यहाँ से इतने क्वेश्चन तो आपने देख लिए हैं। इसके अलावा आप सब जानते होंगे कि यहाँ के दो शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक क्या है? कथकली। क्या है? कथकली। और दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम क्या हो गया? यहाँ के दो नृत्य हो गए, कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, यहाँ के शास्त्रीय नृत्य हो गए। अच्छा, यहाँ के जो फेस्टिवल की बात करेंगे, अगर हम यहाँ के त्योहार की बात करेंगे, तो यहाँ के आपको दो त्योहार फेमस रखते हैं। एक होता है ओणम त्योहार, ओणम त्योहार। तो ओणम त्योहार में क्या बनता है दोस्तों? ओणम त्योहार एक फसल कटाई से संबंधित त्योहार है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बन चुका है। ओणम त्योहार हो गया। इसके अलावा यहाँ पे एक नेहरू ट्रॉफी फेस्टिवल भी होता है। क्या होता है? नेहरू ट्रॉफी। तो नेहरू ट्रॉफी फेस्टिवल, तो नेहरू ट्रॉफी फेस्टिवल भी कहां पे आयोजित होता है? ये कहां पे होता है? ये केरल में ही होता है। और नेहरू ट्रॉफी फेस्टिवल में क्या होता है? बोटाओं के जो बोट होते हैं, लंबी लंबी नाविका होती हैं, उनकी रेस कराई जाती है। तो नेहरू ट्रॉफी फेस्टिवल हो गया। अच्छा साथियों, ये आपने इंपोर्टेंट फैक्ट देख लिए। अब इसके अलावा मैं आपको एक दो फैक्ट और इंपोर्टेंट कराता हूं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन एक बनेगा, मसाला उत्पादन में देश में नंबर 1 स्थान पे कौन है? केरल है। क्या है? मसाला उत्पादन में। तो मसाला उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? केरल का ही है। तो मसाला उत्पादन में देश में प्रथम स्थान किसका है? केरल का है। इसके अलावा आपको और जो ध्यान रखना है वो है, मसाला उत्पादन आपने देख लिया। इसके अलावा आप जो ध्यान रखोगे वो रखोगे नारियल उत्पादन में। क्या है? नारियल उत्पादन में। तो नारियल उत्पादन में भी राज्य का यानी केरल का पहला स्थान है। और मोस्ट इंपोर्टेंट तीसरा है इलायची में। इलायची की बात करेंगे, इलायची है ना, तो इलायची की बात करेंगे, अगर हम इलायची की बात करेंगे तो इलायची उत्पादन में भी इसका प्रथम स्थान है। तो नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान है, मसाला उत्पादन राज्य बोला जाता है इसे, इलायची में प्रथम स्थान है। अच्छा, इलायची में देखो केरल पहले आता है, उसके बाद कर्नाटक आता है, और उसके बाद कौन सा आता है? देखो केरल, कर्नाटक, और उसके बाद आता है तमिलनाडु। तो इलायची उत्पादन में कभी क्रम पूछा जाए तो आपको यह ध्यान रखना है, नारियल में प्रथम स्थान है। अच्छा साथियों, जो ये केरल है, जैसे भारत का नक्शा हो गया, तो यहाँ पे जो केरल है, तो देखो ये केरल जो ये राज्य है, केरल राज्य है, तो जो यहाँ पे है यानी जो एरिया है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मालाबार तट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मालाबार तट। तो मालाबार तट किसकी सीमा है? केरल राज्य की तटीय सीमा है। और यहाँ पे क्या होता है? थोरियम का भंडार पाया जाता है। किसका भंडार पाया जाता है? थोरियम का भंडार पाया जाता है। तो हमने केरल राज्य से संबंधित स्टैटिक जीके देख लिया। अब हम चलेंगे तीसरा, जो हमारा तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट है, लास्ट टॉपिक है, वो है प्रस्तावना। हम यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना के बारे में डिस्कस करेंगे। अब साथियों, संविधान की प्रस्तावना डिस्कस करने से पहले आपने क्या बोलते हैं, क्लास 6 की, क्लास 7 की, यानी कोई भी अगर पॉलिटी की किताब, किसी भी किताब के पीछे अक्सर आपने ये उद्देशिका संविधान की जो प्रस्तावना है पढ़ी होगी। तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन हम इसका थोड़ा संविधान की उद्देशिका पढ़ने से पहले इसका हम आधार पे चलेंगे। इसका आधार की बात करेंगे, बेस की बात करेंगे, तो बेस इसका है संविधान सभा। क्या है? संविधान, संविधान सभा इसका बेस है। अब संविधान सभा से जो इसका बेस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो संविधान सभा के बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या संविधान सभा में? तो संविधान सभा के सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो संविधान सभा का जो सर्वप्रथम दर्शन हुआ था, यानी इसका जानकारी मिलती है, संविधान सभा की बात की गई थी, वो की गई थी 1895 में। कब की गई थी?
1895 1895 में किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। किसके द्वारा? तिलक जी के द्वारा। और तिलक जी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी सर्वप्रथम, और स्वराज किसमें की गई थी? स्वराज विधेयक। तो तिलक जी द्वारा स्वराज विधेयक में, तो स्वराज विधेयक में संविधान सभा के सर्वप्रथम दर्शन हमें होते हैं, यानी सर्वप्रथम जानकारी हमें यहां से मिलती है। फिर 1895 के बाद समय चलता गया, धीरे धीरे करके हम आए 1922 में। कब आए? वर्ष 1922 में। तो 1922 इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस समय गांधी जी के द्वारा भी एक महत्वपूर्ण बात कही गई। गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान होगा, यानी भारतीयों की इच्छा के अनुरूप एक संविधान सभा का गठन होना आवश्यक है। तो जानकारी ये दी थी हमें गांधी जी द्वारा 1922 में। लेकिन क्वेश्चन आपको यहां पे समझना है साथियों, कभी क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन की भाषा क्या है, वो आपको यहां पे समझना पड़ेगा। देखो, संविधान सभा की जो सबसे पहली बात की गई थी, यानी संविधान सभा के जो सबसे पहला जो हमें दर्शन होता है, जानकारी हमें शुरुआत मिलती है, वो हमें स्वराज विधेयक में मिलती है, तिलक जी के 1895 में। फिर 1922 में गांधी जी द्वारा सर्वप्रथम बोला गया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए भारतीयों की इच्छा के अनुसार, एक ये कहा था। अब 1922 हो गया, फिर 1924 में चलते हैं। 1924 1924 में क्या हुआ था? 1924 में संविधान सभा निर्माण की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। लेकिन ये औपचारिक मांग नहीं थी। 1924 में मोतीलाल नेहरू जी द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा के निर्माण की मांग ब्रिटिश के सामने रखी गई थी। तो आपको भाषा समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। तो मोतीलाल नेहरू जी द्वारा संविधान सभा की मांग ब्रिटिश के सामने सर्वप्रथम 1924 में रखी थी। अब 1924 के बाद आते हैं बहुत समय 1936-37 के आसपास, किसके द्वारा? एम एन रॉय। कई बार पूछा गया है, एम एन रॉय। तो एम एन रॉय द्वारा औपचारिक मांग, किसके द्वारा? तो आपको ध्यान रखना है औपचारिक मांग। तो औपचारिक मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा की औपचारिक मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो वो एम एन रॉय द्वारा की गई थी। अब इसी औपचारिक मांग को, है ना, इसी औपचारिक मांग को किसके द्वारा इसे लोकप्रिय किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने 1939 में। 1939 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। तो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसकी क्या किया गया था? इसे लोकप्रिय बनाया गया था और संविधान सभा की मांग की। फिर 1922 आया, क्रिप्स मिशन के आधार पर संविधान सभा के गठन की बात की गई, और 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर इसकी स्थापना हुई। ये संविधान सभा का बेसिक स्ट्रक्चर था प्रस्तावना पढ़ने से पहले। अब साथियों, जब प्रस्तावना हम पढ़ेंगे, प्रस्तावना आपने देख लिया होगा कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी जो जो ये शब्द हैं, यहां से हम इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आगे एग्जाम में बनेंगे। तो यानी यहां तक तो हमने देख लिया है। अब प्रस्तावना के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रस्तावना के बारे में डिस्कस करने के पहले अब देखिए साथियों, ये देखिए, यहां तक तो आपने देख लिया होगा प्रस्तावना के डिस्कस के बारे में हमने ये देख लिया। अब संविधान सभा के हो गया था। अब संविधान सभा के जब यहां तक देख लिया हमने 1939 में जवाहरलाल नेहरू था। तो संविधान सभा का जो पहली बैठक हुई कब हुई थी? संविधान सभा की जो पहली बैठक कब हुई थी? वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। यहां पे लिखता मैं 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को, इसे मैं रब कर देता हूं, इसके बाद दोबारा साफ लिखते हैं यहां पे। अब देखिए दोस्तों, यहां तक आपने देख लिया था। अब यहां से थोड़ा बेसिक और आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम यहां पे देख रहे हैं कि उद्देश्य का आई कहां से ना। तो संविधान सभा की बात करेंगे तो संविधान सभा की जो पहली जो बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 के संविधान सभा की पहली बैठक हुई और सच्चिदानंद सिन्हा जी इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। फिर 11 दिसंबर 1946 को, फिर कब हुआ था? 11 दिसंबर। तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक हुई और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया, है ना। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसी समय बीएन राव जी को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया और एचसी मुखर्जी को संवैधानिक सभा का एक उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अब साथियों, इंपोर्टेंट यहां से आएगा। इंपोर्टेंट क्या आएगा? इंपोर्टेंट यहां से आएगा। इंपोर्टेंट कहां से आएगा? इंपोर्टेंट आएगा 13 दिसंबर 1946 से। कब से आता है? 13 दिसंबर 1946 से। तो 13 दिसंबर 1946 को सर्वप्रथम उद्देश्य का प्रस्ताव रखा गया। क्या रखा गया?
उद्देश्य का प्रस्ताव रखा गया। किसके द्वारा रखा गया? जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। तो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा सर्वप्रथम जो भारत की वर्तमान में प्रस्तावना है यानी उद्देशिका है वो 13 दिसंबर 1946 को रखा गया और 22 जनवरी 1947 को ये पारित भी हो गया। कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 को। तो 22 जनवरी 1947 को ये पारित भी हो गया। अब साथियों आपने यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया संविधान सभा का, संविधान की उद्देशिका कहां से आई। अब आपने यहां से ये देख लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, संविधान के उद्देश्य के बारे में यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले इन्हें पढ़ने से पहले तो हमें 3 महत्वपूर्ण बारे में हमें मतलब जो महत्वपूर्ण कथन है प्रस्तावना के संदर्भ में कहें उन्हें हमें यहाँ पे देखना जरूरी है। सबसे पहले जो प्रस्तावना के संदर्भ में जो के.एम. मुंशी जी हैं, जो आप सब जानते हैं कि प्रारूप समिति के सदस्य भी थे, इनके द्वारा कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की जन्म कुंडली है। तो प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा था? तो प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा? के.एम. मुंशी जी द्वारा कहा गया। तो के.एम. मुंशी जी द्वारा प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा गया है ना। अब दूसरे हैं जैसे जस्टिस हिदायतुल्लाह, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब दोस्तों क्या होता है कि गोलकनाथ केस हुआ था, गोलकनाथ बनाम केस हुआ था, तो उसमें जस्टिस हिदायतुल्लाह जी ने, तो जस्टिस हिदायतुल्लाह जी की बात करेंगे यहाँ पे, जस्टिस हिदायतुल्लाह जी के बारे में। तो उन्होंने यहाँ पे एक कथन दिया था, उन्होंने कहा था कि जो उद्देशिका है वह संविधान की मूलभूत आत्मा है, यानी संविधान की मूलभूत आत्मा, संविधान की मूलभूत आत्मा, संविधान की मूलभूत आत्मा। तो मूलभूत आत्मा किसने कहा था? जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा था। किसमें कहा था? जस्टिस हिदायतुल्लाह ने। जो गोलकनाथ बनाम केस हुआ था 1967 के आसपास, उस केस में संविधान की मूलभूत आत्मा कहा था, तो जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा। अब ठाकुर भार्गव दास जी की बात करेंगे तो ठाकुर भार्गव दास जी ने एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट कहा था। उन्होंने कहा था जो प्रस्तावना है वह संविधान की आत्मा है और संविधान के सबसे महत्वपूर्ण भाग है, संविधान की आत्मा और संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग। तो ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा, क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा और सबसे महत्वपूर्ण भाग का, सबसे महत्वपूर्ण भाग का, सबसे महत्वपूर्ण भाग कहा। तो सबसे महत्वपूर्ण भाग पूछा जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण भाग और संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा। जस्टिस हिदायतुल्लाह जी ने क्या कहा? संविधान की मूलभूत आत्मा है, संविधान की क्या है? मूलभूत आत्मा है। और जन्म कुंडली यानी संविधान के प्रस्तावना को, संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा? वो कहा के.एम. मुंशी जी द्वारा कहा गया। अब साथियों जब हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं तो प्रस्तावना पढ़ने में हमें इन 3 केस के बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है। एक है बेरूरवादी वाद, एक है केशवानंद भारती केस और एक है एस.आर. बॉम्बे केस। तो ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे बेरूरवादी वाद के बारे में, तो बेरूरवादी वाद मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपको तो सबसे पहले फैक्ट ध्यान रखना है कि बेरूरवादी वाद क्या था, कब था, है ना। तो इसमें क्या कहा गया था, तो क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। बेरूरवादी वाद की बात करेंगे, ये आया था वर्ष 1960 में, वर्ष 1960 में बेरूरवादी वाद आया था। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्या कहा गया? संविधान की प्रस्तावना जो बेरूरवादी वाद में हुआ था, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्या बोला गया था? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता, नहीं है और इसमें क्या है? संशोधन नहीं किया जा सकता, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, पूछा जाएगा किस जस्टिस में यानी किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो बेरूरवादी वाद में वर्ष 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था। फिर आया था केशवानंद भारती केस, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। केशवानंद भारती केस की तो आपको तो एग्जैक्ट डेट ध्यान रखनी है। केशवानंद भारती जो केस आया था वो आया था 24 अप्रैल 1973 को, 24 अप्रैल 1973 तो 24 अप्रैल 1973 था केशवानंद भारती केस वर्सेस केरल राज्य था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि प्रस्तावना भी संविधान का भाग है और संविधान के अन्य भागों की तरह इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
प्रस्तावना भी संविधान का भाग है। देखो पहले उसमें कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और इसमें कहा जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, यानी महत्वपूर्ण भाग है, और इसमें भी संशोधन किया जा सकता है, यानी अन्य भागों की तरह इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। तो संशोधन किया जा सकता है, तो संशोधन इसमें किया जा सकता है। ये कहा था केशवानंद भारती केस में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 68 दिन, लगभग 68 दिनों तक ये केस चला था, और इसके जो 13 जजों की बेंच बैठी थी। कितने जजों की? 13 जजों की बेंच बैठी थी, और जो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे ए के सिंह। ए के सिंह इसके जो चीफ जस्टिस थे। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, और अन्य भागों की तरह इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। ये केशवानंद भारती केस में कहा गया था, कब? 24 अप्रैल 1973 में। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट केस है वो है एसआर बॉम्बे केस। एसआर बॉम्बे केस में क्या कहा गया? देखो एसआर बॉम्बे केस वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया के बारे में हुआ था। ये हुआ था 1994 में। कब आया था ये? 1994 में आया था। और इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का आधारभूत संरचना है। अब इसमें आधारभूत संरचना कहा गया। क्या कहा गया? आधारभूत संरचना। तो आधारभूत संरचना किसमें कहा गया? तो आधारभूत संरचना कहा गया एसआर बॉम्बे केस, जो 1994 में था। तो साथियों, प्रस्तावना से संबंधित जो तीनों वाद है, बेरूरवादी वाद, केशवानंद भारती केस और एसआर बॉम्बे केस, ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, और यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको तीनों केस ध्यान रखने हैं, किसमें क्या कहा गया, कब ये केस आया था। तो यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं ये बनेंगे। अब यहां से जो संविधान की उद्देशिका से जो क्वेश्चन बनेंगे, उन क्वेश्चनों को अभी यहां पे हम डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहला और क्वेश्चन अभी हमने यहां पे डिस्कस कर देते हैं। तो पहला और क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, वहां पे भारत शब्द कितनी बार यूज हुआ है। अब देखो, हम भारत के लोग भारत को, यानी एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी 2 बार। तो भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? भारत शब्द का प्रयोग 2 बार प्रयोग हुआ है। तो भारत की प्रस्तावना में भारत शब्द का जो यूज हुआ है, यानी इंडिया जो शब्द का यूज हुआ है, वो 2 बार यूज हुआ है। कितनी बार हुआ है? 2 बार यूज हुआ है भारत की प्रस्तावना में। अब साथियों, यहां से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे? सबसे पहला बनेगा, देखो दोस्तों, अब देखियो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। देखो 3 न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि भारत के संविधान में कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख है। तो भारत के संविधान में 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, यानी 3 न्यायों का वर्णन है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, जो भारत का जो नीति निर्देशक तत्व है, यानी अनुच्छेद 38 में, यानी आर्टिकल 38 में, आर्टिकल 38 में भी यह बताया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो क्वेश्चन यह बनेगा यहां से कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन कहां कहां पर है। तो 2 जगह में, एक प्रस्तावना में है और दूसरा कहां पर है? नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी में भी इसका वर्णन है, अनुच्छेद 38 में। दूसरा ये हो गया। तीसरा फैक्ट बनेगा, देखिए दोस्तों, कि संविधान में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अब देखिए तीसरी लाइन, देखिए यहां पर मैं कलर चेंज करूंगा। देखो कलर चेंज करते हैं, जैसे यहां पे देखिए, देखिए तीसरा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यानी अगर हम यहां पे बात करेंगे, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। कितनी प्रकार की? आपका इनका कर्म भी ध्यान रखना है, आगे पीछे भी ध्यान रखना है। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता का यहाँ पे उल्लेख क्या करता है? हमारा संविधान हमें यहाँ पे देता है, यानी प्रस्तावना हमें यहाँ पे 5 प्रकार की उपासना देती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आरएएस 2013 में आ चुका है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता कहां पर है? कहां पर है? ये प्रस्तावना में। तो क्वेश्चन का कर्म भी आपको ध्यान रखना है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अब यहां से देखिए समता की समानता। अब देखिए तीसरी जो लाइन है, चौथी लाइन है, यहां पे समता की बात करेंगे। ये हमें कहां पर मिलता है? यानी समता, इक्वलिटी की बात करते हैं तो ये हमारे अनुच्छेद 16 में भी है, यानी आर्टिकल 16 में भी। तो अनुच्छेद 16 में भी और प्रस्तावना दोनों जगह समता भी है। अब साथियों देखो, जो क्वेश्चन बनता है कि भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें केवल एक बार संशोधन हुआ। एक बार जो संशोधन हुआ, कब हुआ था? एक बार संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था, आपको ध्यान रखना है, 1976। ये था 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए, वो आपको विशेष ध्यान रखना है। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा जो शब्द जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना है, वो है अखंडता। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? एक है समाजवाद,
समाजवादी या समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तीन शब्द भारत की प्रस्तावना में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार। तो तीन हो गया, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यानी ये तीन शब्द जोड़े गए। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे ये तो आपने देख लिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कि आपने ये देखा कि राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने, बंधुता बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वतंत्रता हो गया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यहां पे लिखता मैं स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व, बंधुत्व। तो ये जो तीन शब्द है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो तीन शब्द है ये हमने कहां से लिए हैं प्रस्तावना में? ये लिए हैं हमने फ्रांस की क्रांति से। कहां से लिए हैं? फ्रांस की क्रांति से। अच्छा क्वेश्चन अब ये बनता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 1789 में, और ये हुई थी लुई 16 के टाइम पे। अब साथियों एक क्वेश्चन ये बनता है कि फ्रांस की क्रांति को औपचारिक यानी गणतंत्र के रूप में कब घोषित किया गया? यानी गणतंत्र के रूप में कब घोषित किया गया औपचारिक रूप से? तो आपको ध्यान रखना है 22 सितंबर 1792, 1792। तो 1792 में फ्रांस की क्रांति को गणतंत्र रूप से घोषित किया गया, यानी फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया। अब देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी और 22 सितंबर 1792 को फ्रांस को औपचारिक रूप से गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं ये तो आपने देख लिए, है ना। देखो तीन प्रकार की स्वतंत्रता है, सामाजिक हो गया, तीन प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। पांच प्रकार की स्वतंत्रता हो गई, है ना। भारत शब्द दो बार यूज हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में तीन शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? अखंडता। अब साथियों प्रस्तावना से दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है? प्रस्तावना, प्रस्तावना की भाषा अगर पूछा जाए प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, तो आपको ध्यान रखना है जो प्रस्तावना की जो भाषा ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना के जो शब्द है वो कहां से लिए गए हैं? यानी प्रस्तावना की जैसे भाषा यानी प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और प्रस्तावना के जो शब्द है जैसे हम भारत के लोग जो ये शब्द हैं ये इस टाइप कहां से लिए गए हैं? ये यूएसए से लिए गए हैं। प्रस्तावना के शब्द या प्रस्तावना के शब्द या भाषा, जो देखो प्रस्तावना की भाषा तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई, प्रस्तावना कहां से ली गई है? यानी प्रस्तावना के जो स्पेशल शब्द पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है वो यूएसए से लिया गया है। तो वहां पे जैसे है कि हम भारत के लोग, ये जो लाइन है ये अमेरिका से ली गई है। तो आपको ध्यान रखना है प्रस्तावना भाषा के जो शब्द हैं या जो प्रस्तावना ली गई है वो यूएसए के संविधान से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने कहां से पुटअप की है? वो ऑस्ट्रेलिया से पुटअप की है। तो दोस्तों प्रस्तावना से बनने वाले क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब दोस्तों यहां से आपने ये देख लिया। अब देखिए जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना में देखो 26 नवंबर 1949 की तिथि आपको ध्यान रखनी है। 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया। अब साथियों देखो आपको इन तीनों का मतलब समझना जरूरी है, अंगीकृत करना, अधिनियमित करना और आत्म अर्पित करना। तो कई जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि 26 जनवरी को क्या करते हैं कि इसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था, अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था, आत्म अर्पित किया गया था। तो तीनों तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। देखो अंगीकृत करने का मतलब क्या होता है? अंगीकृत करने का मतलब होता है एडॉप्ट करना। क्या होता है? एडॉप्ट करना। एडॉप्ट करना यानी स्वीकार करना। तो एडॉप्ट करना यानी स्वीकार करना। तो क्वेश्चन ये आता है कि किस तिथि को हमने भारत के संविधान को स्वीकार किया था, एडॉप्ट किया था? वो किया था हमने 26 नवंबर 1950। अधिनियमित करना, अधिनियमित का मतलब होता है उसे लागू करना, उसे चालू करना। तो लागू हमने किस तिथि को किया? यह भी हमने 26 नवंबर 1949 को। तीसरा पूछा जाएगा कि आत्म अर्पित, अर्पित का मतलब होता है कि स्वयं को समर्पित करना। ये देखिए दोस्तों, आत्म अर्पित का मतलब होता है स्वयं की आत्मा को अर्पित करना, यानी संविधान की जो प्रस्तावना है, जो संविधान है उसे स्वयं को समर्पित करना, स्वयं को अपनी आत्मा से, अपने तहे दिल से इसे क्या करना? एक्सेप्ट करना। तो ये क्या है? आत्म अर्पित करना। तो प्रस्तावना से बनने वाले सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप सबको पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बार जो अगला वीडियो होगा हम यहाँ पे कोई अदर टॉपिक लेंगे, वहां पे हम आपको पहले ही यहाँ पे डिस्कस करा देंगे। तो साथियों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।